हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं प्रमुख विद्वानों के बारे में। और बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री में कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं, उनका परिचय दिया हुआ है और उनके बारे में जानकारी मांगी है, जिसमें एक नाम आता है कालिदास का। तो आज हम कालिदास के बारे में कॉमन जानकारी जो है वो आप लोगों के बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बायोग्राफी बतानी है, उसके जीवन के परिचय के बारे में उल्लेख करना है। तो सामान्य जानकारी है और मैं इसे एक स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि महाकवि कालिदास का जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो कालिदास है उनका जो नाम आता है वो श्रेष्ठ विद्वानों में इनका नाम जो है वो शामिल किया जाता है। इनके बारे में ये बताया जाता है कि इनको राजा विक्रमादित्य के दरबार में ये 9 रत्न हैं, उन 9 रत्नों में इनको शामिल किया जाता था। लेकिन वास्तव में इनके जन्म को लेकर बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं वो बनी हुई हैं। इन्होंने श्रृंगार रस की जो रचनाएं की, इनके जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़कर इनकी जो गिनती है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। लेकिन प्रारंभ में जो स्थिति है वो इतनी सामान्यता नहीं थी जो उस कालखंड में रही है। ठीक है, बिल्कुल सामान्य ये नहीं थे। देखिए, हम इनकी अगर हिस्ट्री को समझें, हम इनके अगर जीवन परिचय को समझें, तो कालिदास के जीवन परिचय में आपको समझना होगा, यही बताया गया है कि इनकी जन्म की जो जानकारी है उसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं है नहीं। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म को लेकर अपने अलग अलग तर्क जो हैं वो रखे हैं। कुछ मानते हैं कि 150 ईसा पूर्व से लेकर और 400 ईसा पूर्व के मध्य में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस मध्य में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि गुप्त काल में इनका जन्म हुआ, क्योंकि कालिदास का एक नाटक है जो कौन सा है, क्या नाम है उसका नाम है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, ये मालविका अग्निमित्र जो है इसमें इन्होंने अग्निमित्र का वर्णन मिलता है जो 1070 ईसा पूर्व का क्या था, शासक था। और कालिदास का उल्लेख बाणभट्ट की हर्षचरित में मिलता है जो छठी शताब्दी की रचना है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे कॉमन जानकारी मिल जाती है कि ये इस और इस सत्र के मध्य में रहा है, ये इस और इस शताब्दी के मध्य में रहा है। ठीक है, तो पहली और तीसरी शताब्दी के बीच के कालखंड को इसका समय माना जा सकता है। ठीक है, हम भी मान सकते हैं क्योंकि इतिहासकार भी मानते ही हैं। आगे समझिए, कालिदास के जन्म स्थल को जो जहाँ पर इनकी वर्थ पैलेस है, उस वर्थ पैलेस के बारे में भी स्पष्ट नहीं है। इन्होंने मेघदूत में उज्जैन शहर का उल्लेख किया है जो मध्य प्रदेश में है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म यहीं पर हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कलविका गांव में हुआ था। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, एक उज्जैन भी नाम रखना है, उज्जैन जो है उसको भी याद रखना है, एक उत्तराखंड के प्रयागराज जिले के कालविका जो गांव है उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन इनकी जो जन्म की जो स्टोरी है वो जन्म की स्टोरी बड़ी ही, जो इनकी जो शादी की स्टोरी है वो शादी की स्टोरी बड़ी ही अच्छी है। आप लोग सुनिए। देखो हुआ क्या था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनकी विवाह की कोई चर्चा नहीं थी, इनके विवाह की कोई चर्चा नहीं थी। होता क्या है कि जो विद्योतमा है, विद्योतमा बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही विद्वान लड़की थी। उसने अपने मंत्रियों को बोल रखा था, अपने दरबारियों को बोल रखा था कि मेरे लिए कोई सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान लड़का ढूंढ के लाओ, भले ही वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग या कोई हो, लेकिन मुझे बुद्धिमान चाहिए, सर्वश्रेष्ठ चाहिए, जो मुझे संतुष्ट कर सके। संतुष्ट करने का मतलब पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है कि मेरे जो मन के जो प्रश्न हैं, ठीक है, मेरे जो मन के प्रश्न हैं उनको शांत कर सके। अब उसके मंत्री, उसके जो नौकर थे वो डेली जाते थे, डेली आते थे, उनको किसी को लेके आते और उसको जो विद्योतमा है वो क्या करती, फेल कर देती कि नहीं, ये पसंद नहीं है, इसके अंदर नॉलेज नहीं है। ऐसे करके महीनों बीत गए, लेकिन कोई भी उसे शस्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सका। अब एक दिन क्या थे, उन्होंने सोचा कि चलो यार, कोई पढ़ा लिखा इंसान तो इसको शस्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पा रहा है, हम भी परेशान हो गए। तो एक दिन होता क्या है, वो जा रहे थे ऐसे ही किसी रास्ते से, तो उस रास्ते के ऊपर एक आदमी बैठा था। आदमी मतलब कोई जवान इंसान आप मान सकते हो उसे। तो वो क्या कर रहा था, जिस डाली पर बैठा था उसी को धड़ाधड़ काटे जा रहा था। आधे से ज़्यादा वो डाली कट गई और वो गिरने ही वाला था। उन मंत्रियों ने देखा कितना मूर्ख आदमी है,
तो कालिदास बोला, हे भाई जल्दी इसके नीचे से निकलो, ठीक है, ये जो डाली है टूट के गिरेगी और तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। तो उन्होंने सोचा यार इससे मूर्ख आदमी कोई है नहीं, हम इसको ही जो विद्योतमा है उसके पास लेकर चलते हैं। और ये उसको लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं, उसको लेकर विद्योतमा के पास पहुँच जाते हैं और उस कालिदास को बोला कि हम तेरे को पैसा देंगे, तुझे बस चुप रहना है। उसने कहा ठीक है मैं चुप रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। अब विद्योतमा के सामने उसको पेश किया गया। विद्योतमा ने कहा कि क्या ये विद्वान है? उसने कहा हाँ ये श्रेष्ठ विद्वान है। उसने कहा इसके पहनावे, इसके आचार व्यवहार से तो ये नहीं लगता। तो बोला ये तुम इसको नहीं पहचान सकती क्योंकि श्रेष्ठ विद्वान है, और श्रेष्ठ विद्वान को हर कोई पहचान ले, उसके लिए बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमता चाहिए। विद्योतमा ने कहा अच्छा। उसने कहा मैं कुछ प्रश्न पूछूं? उसके मंत्रियों ने बोला बिल्कुल पूछिए, लेकिन ये उसका जवाब जो है वो संकेत में देंगे, बोलेंगे नहीं, मौन व्रत है। विद्योतमा ने कहा ठीक है देखते हैं। तो उसने अपने हाथ को दिखाया। विद्योतमा का हाथ को दिखाने का अर्थ क्या था वो समझना चाहती थी कि मैं क्यों दिखाना चाहती हूँ। तो कालिदास ने सोचा कि थप्पड़ देना चाहती है मेरे में। उसने मन ही मन सोचा, जब वो अपने हाथ की हथेलियों को दिखा रही थी तो कालिदास ने सोचा थप्पड़ देना चाहती हो मेरे में। तो कालिदास ने भी अपनी मुट्ठी बंद की और जो मुक्का बना लिया उसका, और मुक्का बना के उसको विद्योतमा को दिखाया कि मुक्का मारूंगा, तू थप्पड़ मारेगी, मैं मुक्का मारूंगा, ठीक है। अब विद्योतमा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपने मंत्रियों को पूछा ये क्या कह रहा है, ये इसने मुक्का क्यों बनाया है? तो उन्होंने कहा तुमने हथेलियां दिखाई इसको, इस हथेलियां में जो आपकी उंगलियां हैं ये इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के निर्माण से जब वो इंद्रियां एक हो जाती हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है, ये कह रहा है। तो विद्योतमा ने कहा वाह क्या जवाब दिया है। कालिदास मन ही मन सोच रहा था आपके मत दिखा देना वरना मुक्का ही मार दूंगा, ठीक है। और उसके इस प्रश्न से, उसके उस जवाब से वो संतुष्ट होकर उसके सामने उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और बोलती है तुम मुझसे विवाह करोगे? तो वो हाँ कर देता है कालिदास। वो सोच रहा मारोगे बन के, हाँ मारूंगा। उसने कहा हाँ, और उसका पकड़ के क्या करा दिया जाता है, विवाह करा दिया जाता है। और कालिदास का इस प्रकार से विद्योतमा के साथ विवाह हो जाता है। तब तक ना कालिदास कोई विद्वान था ना कुछ था, बिल्कुल नॉर्मल, आप उसको एक प्रकार से गमार बोल सकते हो तब तक। अब होता क्या है, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कालिदास को नवा धुवा के भेज दिया गया रूम के अंदर, जाओ भाई। अब उसने अपने मंत्री को बोला कि अब बोल सकता हूं क्या? मंत्री ने कहा अब तो तुझे बोलना है वो बोल। उसने कहा अच्छा। और वो जाके पहुंचा, विद्योतमा से बातें करने लगा, और उसकी बातें सुन के विद्योतमा बोली ये बातें कैसी कर रहा है, ठीक है। अभी तो इसके ज्ञान का जो प्रमाण था वो उच्च स्तर का था। और वो जाके उस बेड पे सो गया, बोला मैं सोऊंगा इस पे तो कोई नहीं सोएगा, ठीक है। और उस पर उछलने लगा बेड पे, जैसे जिंदगी में पहली बार उसे तकिया का बेड मिला हो। विद्योतमा को कोई नहीं, चलता रहा, 2-3 दिन चला और उसको पता चल गया ये तो मूर्ख है। लेकिन कर क्या सकती थी, पति हो गया। पूर्व में पता होता तो कुछ करती, लेकिन अब शादी हो गई तो पति हो गया, और पति फिर क्या हो गया, परमेश्वर हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर उंगली उठाना महापाप है हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन फिर भी विद्योतमा उसको सुनाती है कि मूर्ख इंसान, तुझे मालूम नहीं था कि मैंने किस लिए शस्त्रास्त्र रखा था। और उसको ऐसे ऐसे करके उसने कुछ सुना दिया। कालिदास का दिमाग हो गया खराब। उसने कहा तू ऐसा कर, अपने घर में रहे और मैं अपने जा रहा हूँ, और मैं एक दिन विद्वान बन के ही आऊँगा। विद्योतमा ने कहा बिल्कुल आ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन ऐसे गमार बन के मत आना। कालिदास घर से निकला, और बताते हैं देखो 2 थ्योरी सामने आती है यहाँ से। एक थ्योरी ये सामने आती है कि वो चले जाते हैं और गहन अध्ययन करते हैं सालों तक, और सालों से गहन अध्ययन करने के बाद वो प्रख्यात विद्वान बनते हैं, तब लौटते हैं। दूसरी थ्योरी ये दी जाती है कि वे काली माता की जो मंदिर होता है उस काली माता के मंदिर में जाते हैं और अपनी जो जीभ होती है उस जीभ को काट के अर्पण कर देते हैं, उस पर चढ़ा देते हैं, और तब काली माँ प्रसन्न होकर उनको विद्वान होने का आशीर्वाद देती है। लेकिन ये दूसरी थ्योरी केवल एक लोकोक्ति आप लोग मान सकते हो, लोगों के द्वारा बनाई गई धारणा से मान सकते हो, लेकिन वास्तव में यही था कि उसने अध्ययन किया था, उसने पढ़ाई की थी।
और जब वो विद्वान हो जाता है तो उसके बाद घर लौटता है। घर लौटने के बाद उसने फिर विद्युत्तमा से शस्त्रार्थ किया और शस्त्रार्थ में उसको दोबारा बुरी तरह से परास्त किया। तब विद्युत्तमा समझ चुकी थी कि हाँ अब इसको नॉलेज हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको एक प्रकार से संस्कृत के ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान इनको मिल जाता है उसके बाद एक कालिदास रचनाएं करते हैं। अनेकों रचनाएं की इन्होंने, धुआंधार रचनाएं की। मैं कुछ रचनाओं के नाम आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसमें एक महाकाव्य है, एक रघुवंश है, एक कुमार संभव है। इंपॉर्टेंट जो मोस्ट है उनको ऊपर रखा है, महाकाव्य, रघुवंश और कुमार संभव। खंड काव्य देखो, मेघदूत और ऋतु संगार, ये खंड काव्य हैं दो, मेघदूत और ऋतु संगार। महाकाव्य में रघुवंश, कुमार संभव, और खंड काव्य में मेघदूत और ऋतु संगार। इसके अलावा जो जिन्हें नाटक में शामिल किया जाता है, नाटक में है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय। तो ये जो है वो नाटक हैं। अब देखो इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, ये तो फेमस थे, सब जानते हैं इनको। तो अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी प्रसिद्ध है, मालविका अग्निमित्रम काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य रचनाएं भी इन्होंने की हैं जो देख लीजिए। इसमें से एक जो रचना है वो मैं तुमको बताऊंगा। देखो श्यामा दंडकम इनकी रचना है, ज्योतिर्विद्या वर्णम इनकी रचना है, श्रृंगार रसासतम इनकी रचना है, सेतु काव्यम इनकी रचना है, एक श्रुतबोधम इनकी रचना है, श्रृंगार तिकलम इनकी रचना है, कपूर मंजरी एक प्रसिद्ध है, इसका ध्यान रखना है, कई बार पूछी गई है पेपर में। कपूर मंजरी, एक पुष्पवाण विलासम इनकी रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम इनकी है, विक्रमोर्वम, एक मालविकाग्निमित्रम। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कालिदास का जीवन परिचय था, बहुत अच्छा है, इनको आप एक बार बुक से और पढ़ना। मैंने इसलिए क्योंकि ये जो बायोग्राफी होती है, जीवन परिचय होते हैं, इन जीवन परिचयों को पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैंने इनके बारे में जो पृष्ठभूमि और सामान्य जानकारी है उसको इस PDF के माध्यम से इकट्ठे करने का प्रयास किया था। तो उम्मीद है ये जो परिचय है वो समझ में आ गया होगा, सामान्य परिचय था। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।